Dear students, good morning to all of you. आज हम लिक्विड की एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कॉल्ड द सरफेस टेंशन। सरफेस आप इससे बहुत अच्छे परिचित हैं कि आपका फ्लोर का सरफेस, टेबल का सरफेस, बॉल का सरफेस, यानी सरफेस के बारे में आप अच्छे से फेमिलियर हैं। आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट इज ए सरफेस। हम यहाँ पर भी वही सरफेस लेने जा रहे हैं कि एक लिक्विड कहीं पर भरा हुआ है तो उसका सरफेस, ठीक है। अब लिक्विड के केस में दो तरह के सरफेस होते हैं। एक होता है फ्री सरफेस और दूसरा होता है सरफेस इन कांटेक्ट। लिक्विड किसी न किसी बर्तन में रखा जाएगा, इसका कोई अलग से अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता नहीं, ये किसी न किसी बर्तन में रखा जाएगा। तो वह सरफेस, लिक्विड का वह सरफेस जो बर्तन के सरफेस के कांटेक्ट में है, इट इज द सरफेसेस इन कांटेक्ट। लेकिन वह सरफेस जो कि बर्तन के कांटेक्ट में ना हो, दैट इज द फ्री सरफेस। तो यहाँ जो हम सरफेस टेंशन पढ़ने जा रहे हैं, टेंशन, ये भी आप अच्छे से मालूम है। टेंशन के बारे में भी आप पूरी तरह से फेमिलियर हैं, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि हम रबर की एक डोरी पकड़ के खींचें तो डोरी में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, दैट इज द टेंशन विच टेंस टू ब्रिंग द कॉर्ड टूवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन। ये टेंशन है कि आपने रबर की डोरी को खींचा पकड़ के, तो रबर की डोरी आपको खींचती है वापस। रबर की डोरी जिस फोर्स से आपको अप्लाई, जो फोर्स आपके ऊपर अप्लाई कर रही है, वह दैट इज द टेंशन। तो टेंशन के बारे में भी आप जानते हैं, इट इज ए फोर्स। सरफेस के बारे में भी आप जानते हैं। लेकिन हम ये दोनों बातें एक लिक्विड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरफेस का मतलब हमारा होगा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस कि ऐसा किसी बीकर में हमने या किसी बर्तन हमने कोई लिक्विड भरा, ये लिक्विड, तो इधर सरफेस बनेगा, इधर सरफेस बनेगा लिक्विड का, इधर भी सरफेस बनेगा, बट ऑल दी सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद द वेसल। ये सारे सरफेस वेसल के कांटेक्ट में हैं। हम इस सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ जो सरफेस बन रही है, ये सॉलिड के कांटेक्ट में नहीं है। सॉलिड मीन्स द वेसल। सच ए सरफेस इज कॉल्ड द फ्री सरफेस। तो ऐसे ही जो फ्री सरफेस बनता है एक लिक्विड का, उसमें हमेशा एक टेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। अब मान लीजिए कि आपको मैंने एक रबर की झिल्ली दी, रबर की झिल्ली, और इसको सब तरह से पकड़ के खींचा, तो क्या होगा? इस झिल्ली की कोशिश होगी, इस झिल्ली की टेंडेंसी होगी कि वो फिर से अपने सरफेस को कम करे, अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, और वो सब तरफ से आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, छूटना चाहेगा, जाना चाहेगा अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ। और जैसे आप उसको छोड़ोगे वो वापस आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बस यही कंडीशन इस फ्री सरफेस का भी होता है। इट ऑलवेज टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स एरिया। ये अपने एरिया को हमेशा कम करने की टेंडेंसी रखता है। और यदि ऐसी बात है तो इसका मतलब कि वहाँ पर एक टेंशन है।
and that tension is called the surface tension. So surface tension is the property of the liquids by virtue of which its free surface always tend to minimize its area. ये हमेशा अपने एरिया को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये सरफेस टेंशन है। अब ऐसा होता क्यों है? Why it always tends to minimize its area? तो निश्चित रूप से वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स एक्टिव है, लगा हुआ है। तो कौन सा फोर्स है जो कि उसके एरिया को कम करने की कोशिश करता है, कम करने की टेंडेंसी रखता है? इसको समझने के लिए हमें दो फोर्सेस के बारे में समझने होंगे, और ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। मैंने आपको बतलाया था कि हर एक मटेरियल में नेचर ने, हर एक मटेरियल तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और इन मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। किसी भी एक मटेरियल में इन मॉलिक्यूल्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, और इस डिस्टेंस पे जब ये मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं तो उनके बीच में कोई भी फोर्स काम नहीं करता, और इसलिए सारा का सारा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, बिकॉज नेट फोर्स ऑन ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। लेकिन यदि हम इस अरेंजमेंट को, जो नेचुरल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की किसी मटेरियल के भीतर, को थोड़ा सा चेंज कर दें, या तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें, घटा दें, तो वहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव हो जाता है। यदि आपने फोर्स बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ताकि फिर से वापस उसी पोजीशन पे आ जाएं, और एक घटा दिया, कम कर दिया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं ताकि फिर से वहीं पर वो पहुंच जाए। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इट नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ। ये न्यूटन्स लॉ को भी नहीं करते, यानी कि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होते, ये कुछ और रूल्स को फॉलो करते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक कहलाता है कोहेसिव फोर्सेस, cohesive force. It is the molecular forces between the molecules of the same material. एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सन की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, रिपल्सन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल अट्रैक्शन की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स। यानी एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये है आपका कोहेसिव फोर्स। और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। Adhesive force. This is the molecular forces between the molecules of two different materials. जैसे कि लिक्विड का मॉलिक्यूल और सॉलिड का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का, इट इज कॉल्ड द एडहेसिव फोर्स। ये आपका एडहेसिव फोर्स होगा। तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये क्या है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला। ये क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला।
यानी एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज द कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज द एडहेसिव फोर्स। अभी जो सरफेस टेंशन है इट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। ये जो मॉलिक्यूल के बीच के जो फोर्सेस हैं लिक्विड के ही, लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इट इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स। अब ये जो कोहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है, या जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये बहुत छोटे फोर्स बहुत छोटे रेंज के लिए फोर्स होते हैं। यानी मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जब बहुत कम होता है तब ये फोर्स डेवलप होता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ रखा, दूसरा मॉलिक्यूल हमने 1 मीटर पे रखा, 2 मीटर पे रखा, तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। कितने रेंज पे एक्टिव होते हैं? अबाउट 10⁻⁹ मीटर। यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल जब इस ऑर्डर के डिस्टेंस पे होंगे तब ये कोहेसिव फोर्स एप्लीकेबल होता है। तो इस रेंज में एक मॉलिक्यूल से इस रेंज में जितने भी दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे सबके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेगा, और वो सारे के सारे उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेंगे। कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है, कोई मॉलिक्यूल इसी रेंज पे है, ये मॉलिक्यूल भी इसी रेंज पे है, इसी रेंज पे है, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्फीयर बना सकते हैं इसको सेंटर बनाते हुए। ये सेंटर पे है और ये जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस, ये मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा वो भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर वाला मॉलिक्यूल भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये तो स्फीयर है, इसके सरफेस पे तमाम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे इस सेंटर के मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करके रखे हुए हैं। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर सब तरफ से फोर्स, इक्वल फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस तो सब जगह इक्वल है, इक्वल फोर्स चारों तरफ से अप्लाइड है। तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड इन सच ए वे बाय सिमेट्री you can say that the net force at the molecule, net force on the molecule at the center of this sphere is equal to 0। ये 0 होगा। लेकिन मान लीजिए कि इतना पोर्शन गायब है, इतना पोर्शन गायब है, तो क्या होगा, इतना पोर्शन नहीं है तो इधर वाले फोर्सेस तो ये तो बैलेंस हुए, इधर वाले फोर्सेस ये बैलेंस हुए, इधर वाले फोर्सेस, लेकिन इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स इधर है ही नहीं, इधर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो इन दिस केस द मॉलिक्यूल एट द सेंटर विल एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नेट फोर्स अप्लाई एक्सपीरियंस करेगा और इसकी टेंडेंसी होगी कि उस तरफ जाए, जिधर फोर्स अप्लाई है पार्टिकल उधर ही मूव करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा। और मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल एक ऐसे स्फीयर के सेंटर पे है जो केवल आधा है, हेमीस्फीयर, मॉलिक्यूल केवल इधर ही है, उस तरफ नहीं है, तो क्या होगा, इसके ऊपर तो ये सब के सब फोर्स अप्लाई करके रखे हुए हैं और इन फोर्सेस को बैलेंस करने वाला, काउंटर बैलेंस करने वाला कोई अपोजिट फोर्सेस है ही नहीं। और इस केस में इस मॉलिक्यूल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अप्लाइड, इसके ऊपर सबसे बड़ा फोर्स अप्लाई होगा।
तो बिल्कुल यही होता है सरफेस टेंशन में कि हमने एक बर्तन में कोई लिक्विड भरा। चलिए मैं इस बर्तन को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। एक बर्तन, और इसमें हमने कोई एक लिक्विड भर दिया। ये भर दिया हमने। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मान लो ये है वेल इनसाइड द लिक्विड, इतना अंदर है कि मैं इसको सेंटर लेकर और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लेकर यदि एक स्फीयर ड्रॉ करूं, तो स्फीयर कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड हमको मिल रहा है। देन व्हाट हैपन, इस मॉलिक्यूल, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा इट विल बी इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये नेट फोर्स 0 है तो फिर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, कोई टेंशन इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। लेकिन एक मॉलिक्यूल मैं सरफेस के थोड़ा नीचे लेता हूँ इस तरह से कि मॉलिक्यूलर रेंज को यदि मैंने रेडियस बनाया और एक स्फीयर ड्रॉ किया, तो इस स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन, कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर है। तब क्या होगा कि यहाँ तक के जो फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये तो बैलेंस हो गए, लेकिन इधर वाला जो फोर्स होगा इसको बैलेंस करने के लिए इधर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, इधर ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो क्या होगा, द मॉलिक्यूल बी विल एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स टूवर्ड्स इनसाइड द लिक्विड के अंदर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, और ये मॉलिक्यूल चाहेगा कि लिक्विड के भीतर जाए, ठीक है। इसकी टेंडेंसी ये होगी। अब एक मॉलिक्यूल मैंने सी ठीक इस सरफेस के ऊपर लिया, तो क्या होगा, इसको सेंटर लेकर मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस बनाकर जो स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे ये तो केवल आधा ही होगा। आधा स्फीयर इधर है, आधा स्फीयर ऊपर है, बाहर है, और बाहर तो कोई लिक्विड है नहीं। तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल सी के ऊपर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस अप्लाई होगा फ्रॉम द molecules on this surface of the sphere, actually the hemisphere, ये सारे के सारे फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगे, और इन सब का रिजल्टेंट जो लगेगा सी के ऊपर वो डाउनवर्ड होगा, एंड इट विल बी ए मैक्सिमम फोर्स। यहाँ भी फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पर उससे बड़ा फोर्स लगेगा। तो इस सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबके ऊपर ही मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड है, और इस फोर्स के कारण सब मॉलिक्यूल की क्या टेंडेंसी होगी कि वो भीतर की तरफ जाए, अंदर की तरफ जाए। अब सरफेस बनता किससे है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल आपने अरेंज कर दिया तो एक सरफेस बना। अब उसमें से यदि मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाते चले जाएंगे, सरफेस से निकलते चले जाएंगे, तो सरफेस का एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मॉलिक्यूल कम होते जा रहे हैं तो एरिया भी कम होना शुरू हो जाएगा, या कम होने की टेंडेंसी रखेगा। तो बस इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कोहेसिव फोर्सेस के कारण ये सरफेस टेंशन आता है। तो बच्चों, व्हाट इज सरफेस टेंशन, नाउ इट इज क्लियर टू यू। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑलवेज टेंड टू मिनिमाइज इट्स एरिया। कोई भी लिक्विड का
जब भी फ्री सरफेस बनेगा वो हमेशा अपने एरिया को रिड्यूस करने की, कम करने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब ये कि वहाँ पर हमेशा एक टेंशन प्रेजेंट होगा, एंड दिस टेंशन इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। ओके, अभी इसकी वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करेगा आपके लिक्विड के नेचर पर। जो अलग अलग लिक्विड हैं उनमें सरफेस टेंशन भी अलग अलग मिलता है, क्योंकि सबके मालिक जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसका हम मेजरमेंट कैसे करें? हाउ वी कैन मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड? तो सरफेस टेंशन का मेजरमेंट हम इस तरह से करते हैं कि हमने कोई एक फ्री सरफेस लिया लिक्विड का। ये लिक्विड का एक फ्री सरफेस है। आप किसी ग्लास में पानी भरें और उसके अंदर झांक के देखें तो वहाँ पर उसका जो फ्री सरफेस होगा वो इसी तरह का दिखेगा आपको। तो सपोज इट इज ए फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। तो मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक, तो सपोज वी हैव ए फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। अब इस फ्री सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ करें। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। आप कहोगे कि लिक्विड के सरफेस पे कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे? तो इमेजिनरी लाइन, मान लीजिए कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, या एक काम और कर सकते हैं आप, एक धागा ले लीजिए और धागे को इसके ऊपर रख दीजिए, तैर रहा है। तो वो जो धागा बनेगा वो क्या हो गया? एक लाइन का काम करेगा। अब इस धागे के ऊपर यानी कि इस लाइन के ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर इस सरफेस के एक साइड में जो लिक्विड्स हैं, इधर जो लिक्विड्स हैं सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोहेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। वो मॉलिक्यूल जो यहाँ से मॉलिक्यूलर रेंज पर हैं वो सब के सब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं along one side of the line। मान लीजिए कि नेट फोर्स आ रहा है F, नेट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है F। तो बिल्कुल यही काम इधर भी होगा कि इसकी दूसरी साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस लाइन की दूसरी साइड में इसी सरफेस के ऊपर जो और मॉलिक्यूल्स हैं और जो मॉलिक्यूलर रेंज पर हैं वो भी तो इसके ऊपर ऐसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे अपनी तरफ अट्रैक्शन का। तो इधर भी फोर्स अप्लाई हो गया, वही कितना F। तो इस लाइन के ऊपर दोनों साइड से इक्वल अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हैं। तो लाइन तो आपका क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी इस लाइन पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम दोनों साइड के फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल एक साइड के फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं कि एक साइड पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। तो इट इज F। इस लाइन की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? तो ये है मान लीजिए L। तो L लेंथ की लाइन के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स F है। तो यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स अप्लाई होगा? यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? दैट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। हम इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। इस सरफेस टेंशन को हम SR सिग्मा या तो S से रिप्रेजेंट करते हैं या सिग्मा से। मैं S से कर रहा हूँ। तो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज द फोर्स, molecular force या cohesive force applied on per unit length
of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid. Okay? The cohesive force applied on per unit length of a line drawn on free surface of a liquid is called the surface tension of the liquid. तो surface tension हो गया the force upon length. L length पर F force अप्लाई हुआ तो यूनिट लेंथ पर हो गया F by L and this is the surface tension. इसी को हम surface tension कहते हैं. तो क्या यूनिट बना? क्या यूनिट बना? न्यूटन पर मीटर इन SI और डाइन पर सेंटीमीटर इन CGS. दोनों में क्या रिलेशन होगा देखिए. तो 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन अपॉन 10⁵2 सेंटीमीटर. 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर होते हैं. सो इट इज 10⁵3 डाइन पर सेंटीमीटर. ओके, ये दोनों यूनिट में रिलेशन आ गया. ऐसा यूनिट जो है वो CGS यूनिट से 1000 टाइम्स बड़ा है. इसका क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा? तो डायमेंशनल फार्मूला मिला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 अपॉन लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L. सो इट इज ML0T-2. द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन. And remember that it is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसकी कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होगा. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, तो यह है सरफेस टेंशन और उसका मेजरमेंट. यहाँ से हमें एक और फार्मूला मिल रहा है. सिंस S इज इक्वल टू F by L एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू S into L. F is equal to S into L. The surface tension into length. Which length? कौन सा लेंथ? तो यहाँ पर लेंथ L है. टोटल लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन the solid and liquid. अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये सॉलिड कहाँ से आ गया? तो ये जो फोर्स है इट इज अप्लाइड ऑन ए सॉलिड बाय द लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन. कि जब इस लिक्विड के कॉन्टैक्ट में कोई सॉलिड आता है या आएगा तो उसके ऊपर ये लिक्विड जो है अपने सरफेस टेंशन के कारण उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा. उस सॉलिड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला F इज इक्वल टू SL. द सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. कौन सा लेंथ मैंने डिफाइन किया? लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड. इसको एक कुछ एग्जांपल समझेंगे तो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी. फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग नीडल. कि हमने किसी लिक्विड सरफेस पर एक नीडल रखा हुआ है. तो एक नीडल है जो कि किसी लिक्विड की सरफेस पे तैर रहा है. एक लिक्विड की सरफेस पर एक नीडल रखा, वो नीडल उसके ऊपर तैर रहा है. इस नीडल की लेंथ
कैपिटल एल है, स्मॉल एल मैंने अलग लिया हुआ है फॉर द टोटल लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ दिस सॉलिड और निडल। तो ये जो निडल है आपके लिक्विड के साथ में कितनी लेंथ में कांटेक्ट कर रहा है। तो देखेंगे कि इधर से कांटेक्ट हो रहा है, इस साइड से कांटेक्ट हो रहा है। कितनी लेंथ में कांटेक्ट हुआ? एल लेंथ में। तो सॉलिड जो है इस तरफ से भी कांटेक्ट कर रहा है आपके लिक्विड के साथ, इधर से भी कांटेक्ट बना है। तो कितना? एल लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? एल प्लस एल means 2L, and therefore force applied on this needle by the liquid due to its surface tension is given by S into 2L, where L is length of the needle। 2L जो होगा वो लेंथ ऑफ द निडल होगा। ठीक है। अब मैं निडल की जगह मान लो कोई प्लेट तैरा देता हूँ। निडल की जगह इसी लिक्विड पर कोई प्लेट तैर रहा है, तो फोर्स ऑन ए प्लेट ऐसा कोई एक प्लेट तैर रहा है। ठीक है। इसकी लेंथ है मान लीजिए ए, ब्रेड्थ है मान लीजिए बी, और जिस लिक्विड के ऊपर ये प्लेट तैर रहा है उस लिक्विड का सरफेस टेंशन है एस। तो इस प्लेट पर कितना फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अप्लाई हुआ? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो आपको क्या निकालना होगा? टोटल लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्लेट एंड द लिक्विड। तो लिक्विड ने प्लेट के साथ इधर से कांटेक्ट बना रखा है, इधर से भी कांटेक्ट बना हुआ है, इधर से भी बना हुआ है, इधर से भी बना हुआ है। तो कितने लेंथ में कांटेक्ट बना? ए प्लस ए बी प्लस बी मीन्स द लेंथ ऑफ कांटेक्ट इज हियर 2a plus 2b means 2a plus b, and therefore force applied on this plate due to surface tension is equal to S into 2a plus b। बात समझ में आई? इस तरह से आपको लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट करना है और फिर उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। लेकिन मान लीजिए कि प्लेट की जगह पर हमने फ्रेम रख दिया, हमने एक फ्रेम रखा, रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो अपना ये फ्रेम हो गया मान लीजिए, और ये किसी लिक्विड की सरफेस पर तैर रहा है ऐसा। उस लिक्विड का सरफेस टेंशन ऐसा है। इस फ्रेम की एक साइड की लेंथ ए है, दूसरी साइड की लेंथ बी है। तब टोटल लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा? तो लिक्विड ने इस तरफ से कॉन्टैक्ट बना रखा है, ये तो दिख ही रहा है। इधर से भी कॉन्टैक्ट बना रखा है, इट इज ऑल्सो क्लियर। तो इसके एक साइड में टोटल लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो गया? तो ए इधर से यानी 2a। वैसे इस पर कितना होगा? 2a। इस पर कितना होगा? 2b। इस पर कितना होगा? 2b। यानी कि आपका लिक्विड अब इस फ्रेम के साथ बाहर से भी कांटेक्ट कर रहा है और अंदर से भी कांटेक्ट कर रहा है। तो बाहर से कितना कांटेक्ट हुआ? 2a प्लस 2b। अंदर से कितना कांटेक्ट हुआ? तो 2a प्लस 2b। तो टोटल लेंथ ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? 4a प्लस 4b। 2a यहाँ 2a यहाँ यानी 4a, 2b यहाँ 2b यहाँ यानी 4b। तो फोर्स कितना अप्लाई हो गया? S इंटू 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b, 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b। इतना
इतना फोर्स इस फ्रेम के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, तो इस तरह से आपको सरफेस टेंशन का एक सॉलिड के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने एक सर्कुलर प्लेट रखा आर रेडियस का, तो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट होगा 2 पाई आर। उसका पूरा जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर ही कॉन्टैक्ट बनेगा। ये प्लेट है तो लिक्विड के साथ में जो कॉन्टैक्ट बनेगा केवल बाहर बाहर से बनेगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। लेकिन आपने एक सर्कुलर फ्रेम रख दिया, रिंग रख दिया, रिंग ऐसा, तो इधर से भी अब कॉन्टैक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो 2 पाई आर बाहर से, 2 पाई आर अंदर से, तो टोटल लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा 4 पाई आर। तो इस तरह से आप किसी भी सॉलिड जो किसी लिक्विड के ऊपर तैर रहा है के ऊपर कितना फोर्स सरफेस टेंशन के कारण अप्लाई हो रहा है आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और आपके तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई हो, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ये नीडल वाला फोर्स तो बड़ा पॉपुलर है। ये नीडल वाला जो फार्मूला है बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पॉपुलर है, अक्सर पूछा गया है, पूछा ही जाता है। तो आपको इस तरह से ये फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बच्चों ये था सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये सरफेस टेंशन किसी सॉलिड के ऊपर जो उसके साथ कांटेक्ट में है कितना फोर्स अप्लाई करता है, ये सारा कैलकुलेशन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस सरफेस टेंशन को हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं और वो है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अभी हमने फोर्स से डिफाइन किया है, ठीक है ना। कोहेसिव फोर्स से हमने भी डिफाइन किया। हम इसको एक एनर्जी से भी डिफाइन करते हैं जिसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है और वहाँ से हम सरफेस टेंशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहे हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो आपका अपलोड होगा इस चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका एडवांटेज उठा सकें। तो बच्चों, मैं LR बर्छिया, चैनल का नाम है फिजिक्स वाले, से आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।